नियम पूर्णतः गैर आपराधिक ढंग का कानून है। घरेलू हिंसा अधिनियम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो महिलाएं पारिवारिक या सामाजिक दबाव एवं पुलिस थाने के चक्करों से बचने के कारण आपराधिक कार्यवाही नहीं करना चाहती थी, वे अब अपने लिए प्रभावी संरक्षण का उपाय कर सकती हैं। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा को डिफाइन किया गया है विस्तृत रूप से। निम्नलिखित कार्य घरेलू हिंसा की परिभाषा में आते हैं। शारीरिक हिंसा, कोई ऐसा कार्य या आचरण जो महिला को शारीरिक पीड़ा, स्वास्थ्य या शरीर को खतरा या महिला के स्वास्थ्य या शरीर के विकास को हानि पहुंचाता है, वो महिला के साथ शारीरिक हिंसा माना जाएगा। महिला के ऊपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग भी शारीरिक हिंसा माना जाएगा। उदाहरण स्वरूप महिला के साथ मारपीट करना, बीमार महिला का इलाज न करवाना इत्यादि। लैंगिक हिंसा, कोई ऐसा कार्य या आचरण तो लैंगिक तरीके से महिला का अपमान या तिरस्कार करता हो अथवा महिला की गरिमा को हानि पहुंचाता हो, वह लैंगिक हिंसा माना जाएगा। जबरन संभोग और वैवाहिक बलात्कार भी लैंगिक हिंसा के दायरे में आएंगे। मैरिटल रेप को लैंगिक हिंसा में कंसिडर किया गया है। मौखिक और भावनात्मक हिंसा, महिला का अपमान या उपहास या तिरस्कार करना या लड़का या संतान न होने के कारण महिला का अपमान करना या उपहास करना मौखिक और भावनात्मक हिंसा माना जाएगा। महिला से गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना या उसके रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना भी इस दायरे में आएगा। आर्थिक दुरुपयोग, किसी भी वित्तीय या आर्थिक संसाधन जिसकी महिला कानून रूप से हकदार या स्त्रीधन या संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति इत्यादि से महिला को वंचित करना आर्थिक हिंसा माना जाएगा। सरल भाषा में समझे तो महिला का किसी ऐसी संपत्ति पर मालिकाना हक है जिसे वह बेच सकती है या जिसे वह संधारित कर सकती है, रख सकती है, उसे उसकी मर्जी के बिना बेच दिया जाता है या उसका दुरुपयोग कर दिया जाता है तो वह आर्थिक दुरुपयोग में आएगा। दहेज की मांग, दहेज या किसी मूल्यवान संपत्ति की गैरकानूनी मांग करना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। इस संबंध में महिला को क्षति पहुंचाना या उत्पीड़न करना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला कौन है? आमतौर पर हम ये समझते हैं कि केवल पत्नी ही अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण दायर कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम में सभी प्रकार की महिलाओं को लिया गया है, चाहे वह माँ हो, बहन हो या पत्नी हो। आइए जानते हैं विस्तार से पीड़ित महिला कौन है। पीड़ित महिला कौन है? घरेलू हिंसा अधिनियम केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं बल्कि किसी भी महिला पर लागू होता है। बहनें, माता, भाभी इत्यादि रिश्तों से जुड़ी महिलाएं भी इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिला की परिभाषा में आती हैं। कोई भी महिला जो किसी पुरुष के साथ घरेलू संबंध में रहती है या रह चुकी है और घरेलू हिंसा का शिकार हो, वो इस अधिनियम के तहत किसी भी समाधान या राहत की मांग कर सकती है। अधिनियम के अंतर्गत घरेलू संबंध का मतलब है दो व्यक्ति जो एक ही घर में रहते हों या रह चुके हैं और रक्त संबंध, विवाह या एडॉप्शन का रिश्ता रखते हों, वे घरेलू संबंध में माने जाएंगे। संयुक्त परिवार जो एक ही घर में रहता हो वो भी इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा। आपको बता दें, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला भी घरेलू हिंसा अधिनियम में अपने लिव इन पार्टनर के अगेंस्ट में ऑफेंस रजिस्टर्ड करवा सकती है अगर उसे किसी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है उस रिलेशनशिप में। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में डी वेलुसामी प्रकरण में इस बात की पुष्टि भी की थी। किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है जिसके साथ वो घरेलू संबंध में रही हो या रहती हो। शादीशुदा महिला या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला अपने पति या लिव इन पार्टनर या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। किसके द्वारा और किसे दर्ज कराई जाए शिकायत? घरेलू हिंसा की शिकायत का अधिकार केवल पीड़ित महिला को ही नहीं, पीड़ित महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है। पीड़ित महिला के अलावा उसका कोई भी रिश्तेदार, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, पड़ोसी इत्यादि भी महिला की ओर से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत कहां पर दर्ज करवाई जाए? घरेलू हिंसा की शिकायत आप 3 जगह दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस में आप महिला आयोग की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं जिसकी लिंक हमने इस वीडियो में दी है, या फिर आप कोर्ट में दायर कर सकते हैं सेक्शन 12 की एप्लीकेशन। आइए जानते हैं विस्तार से कैसे महिला आयोग में या फिर कोर्ट में हम दायर कर सकते हैं घरेलू हिंसा की शिकायत। घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या प्रोटेक्शन ऑफिसर, इनकी ड्यूटीज क्या है और इनके क्या कर्तव्य हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य: पीड़ित महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देना, जैसे निवास स्थान का अधिकार, गुजारे भत्ते का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और बच्चों की कस्टडी का अधिकार। पीड़ित महिला को उसके निःशुल्क कानूनी और विधिक सहायता के अधिकार से अवगत कराना। धारा 498 के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाना और इस अधिकार से अवगत करवाना। संक्षेप में कहा जाए तो घरेलू हिंसा अधिनियम एक सिविल गैर आपराधिक कानून है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि पीड़ित महिला को त्वरित राहत दिलाना है। इसका उद्देश्य पीड़ित महिला की समस्याएं जैसे आर्थिक समस्याएं, रहने की समस्या, सुरक्षा की समस्या इत्यादि का समाधान करना है। इसके अलावा जानने की बात यह है कि घरेलू हिंसा का पैमाना शारीरिक प्रताड़ना से बढ़कर है। मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक दुरुपयोग और भावनात्मक उत्पीड़न भी इस दायरे में आते हैं। आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया:
घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पीड़ित महिला के हितों की रक्षा के लिए कई तरह के आदेश को पारित किए जाने के प्रावधान है। पीड़ित महिला या पीड़ित महिला की तरफ से कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। आवेदन में ऐसी कोई भी राहत मांगी जा सकती है जिसका प्रावधान अधिनियम में दिया गया है। आवेदन करने के बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को घरेलू घटना की रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट अपना निर्णय लेंगे। घरेलू घटना रिपोर्ट में हिंसा की घटना की विस्तृत जानकारी, साथ ही मांगी गई आश्रय गृह की सुविधा, चिकित्सक सुविधा, पुलिस की सहायता, आपराधिक मामला दर्ज करने में सहायता और निःशुल्क कानूनी सहायता का भी विवरण होता है। सामान्यतः यह रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी द्वारा बनाई जाती है, लेकिन सेवा प्रदाता के पास भी ये रिपोर्ट बनाने का अधिकार है। त्वरित कार्रवाई और निपटारे का प्रावधान। अधिनियम में घरेलू हिंसा के मामलों में त्वरित कार्रवाई और निपटारे का प्रावधान भी है। कोई भी आवेदन मिलने के बाद मजिस्ट्रेट को 3 दिन के भीतर मामले की पहली सुनवाई करना होगी और 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना होगा। अधिनियम की सुनवाई बंद कमरे में या कैमरे के सामने भी किए जाने का प्रावधान है, परंतु यह मजिस्ट्रेट का स्वविवेका अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत महिला को न सिर्फ अपने ससुराल बल्कि अपने मायके में भी रहने का अधिकार है। गृहस्थी में रहने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार, आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार, आवेदन का अधिकार। घरेलू हिंसा के आवेदन करने के बाद आदेश प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है और क्या आदेश आपको मिल सकता है आपके पक्ष में, आइए जानते हैं संपूर्ण प्रक्रिया और प्रोसेस को विस्तार में। क्या आदेश पारित हो सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत? संरक्षण आदेश। जैसा कि नाम से विदित है, ये आदेश पीड़ित महिला को घरेलू हिंसा और किसी दूसरे प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए पारित किया जाता है। मजिस्ट्रेट ये आदेश तब पारित कर सकते हैं जब उन्हें लगता है कि प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा की घटना घटित हो चुकी है या होने वाली है। ये आदेश किसी व्यक्ति को निम्नलिखित चीजें करने से रोक सकता है: घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करने से, घरेलू हिंसा के किसी कार्य में सहायता करने या उकसाने से, पीड़ित महिला से इलेक्ट्रॉनिक, लिखित, मौखिक या अन्य किसी तरीके से संपर्क करने से, पीड़ित महिला की कोई भी संपत्ति जैसे बैंक अकाउंट, बैंक लॉकर, स्त्री धन इत्यादि को बेचने से रोकने से। निवास आदेश। यह मजिस्ट्रेट द्वारा तब पारित किया जाता है जब यह स्थापित हो चुका हो कि घरेलू हिंसा की घटना घटित हो चुकी है। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी को निम्नलिखित कार्य करने से रोक सकते हैं: क्षतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता आदेश। पीड़ित महिला द्वारा कई बार मानसिक यातनाएं और भावनात्मक उत्पीड़न भी सहा जाता है। ऐसी यातनाएं झेलने के फलस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई के लिए मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति आदेश दे सकते हैं। वित्तीय सहायता के लिए दी जाने वाली राशि पर्याप्त और पीड़ित महिला के जीवन स्तर के अनुसार होनी चाहिए। वित्तीय सहायता एकमुश्त या मासिक किस्तों के रूप में बांधी जा सकती है। अभिरक्षा आदेश। घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित महिला के बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा, कस्टडी पीड़ित महिला को दे सकते हैं। अंतरिम आदेश एवं एकपक्षीय कार्रवाई। इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाली कोई भी कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार है। अंतरिम आदेश न्यायोचित होने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। मैं आपसे